नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस की क्लासेस हमारी चल रही हैं। लगभग कोर्स कंप्लीट ही होने वाला है। 41 नंबर इससे पहले क्लास देखी थी, जिसमें पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने थ्योरी प्रश्न पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्लास नंबर 42 देखेंगे, नया चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। इसमें थ्योरी और प्रश्न दोनों चीजें देखेंगे। और ये आपका पूरा कोर्स है, जिसमें हम एकदम अंतिम छोर पर पहुंच गए। इससे पहले की सारी चीजें हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको करा चुके हैं, न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा हो, साइंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आपके पास अच्छा खासा समय है, आप आसानी से जो है वो एक एक क्लास को देख सकते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण आज का हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। तो अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन, या जिसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं H+ आयन जो दे, वो आपका होता है अम्ल। सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे जो है वो बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो किस प्रकार से अम्ल की आप जो रिएक्शन है उसको दर्शाएंगे। जैसे हम कहें कि CH3COOH है, CH3COOH, अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से अलग होगा। तो CH3COO ये आपका अलग होगा, और प्लस H+ आयन जो है आपका अलग होगा। तो यही H+ आयन की बात यहाँ पर की गई है कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप HCl को भी देख सकते हैं, तो H+Cl-, तो वहां पर H+ धन आयन आपका जो है वो अलग हो रहा है। क्षार की बात करते हैं। तो क्षार वे पदार्थ जिनको आप क्या कहेंगे? जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब वो जो था वो हाइड्रोजन आयन था, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। और OH- इसको हम दर्शाते हैं। यहाँ पर जो माइनस है ये बराबर में ना रह करके ऊपर रहता है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, अच्छा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, इसी को हम भस्म भी कहते हैं। जैसे हम इसके एक रिएक्शन के थ्रू जो है इसको समझते हैं। जैसे NH3 है आपका, इसमें आप H2O जो है वो मिला दीजिए, तो आपका क्या रिएक्शन होगी? तो जो NH3 है, यहाँ पर तो NH रहेगा, ये वाला जो H3 है इसका वाला एक H इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर NH4 हो जाएगा। और अलग क्या होगा? तो OH- आयन अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर O और H सिंगल सिंगल आपका जो है वो बचेगा। यहाँ पर देखेंगे तो H की वैल्यू कितनी है? तो 2 है आपकी। एक H तो आपका इसके साथ चला गया, इसलिए H4 हो गया, और एक H जो बच गया वो यहाँ पर आ गया। और O तो आपका सिंगल था ही, तो यहाँ पर सिंगल आपका आया ही। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्षार होता है। तो क्षार समझ लिया, अम्ल समझ लिया, एक लाइन में आपको समझना है। अब अम्ल और जो क्षारक होते हैं उनकी प्रबलता की अगर बात की जाए, तो जिन अम्ल और क्षारकों के आयतन की मात्रा अधिक होती है उन्हें प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक जो है वो कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल जैसे आपका H2SO4 हो जाएगा, ये प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। HNO3 हो जाएगा, ये प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। दुर्बल अम्ल की बात करें तो जैसे आपका H2S हो जाएगा, जैसे आपका CH3COOH हो जाएगा। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये दुर्बल अम्ल के हैं। यहाँ पर पहला वाला जो है ये प्रबल अम्ल का है, और दूसरा वाले जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं? ये आपके दुर्बल अम्ल के हैं। अब यही अगर बात करें क्षार की, तो क्षार में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर प्रबल क्षार की बात करें, ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। तो NaOH, NaOH और KOH ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रबल क्षार के। ऊपर प्रबल लिख दिया मैंने, क्षार तो ऑलरेडी है क्योंकि अम्ल वाले हमने नीचे बता ही दिए हैं। और अगर बात करें दुर्बल क्षार की, तो इसका होता है NH4OH। तो ये एग्जाम्पल आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो इन्हीं एग्जाम्पल से जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। हाँ, रिएक्शन के संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब ये मिल करते हैं आपस में, या अलग होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बात करते हैं आपका शुद्ध जल और उदासीन जो विलयन है उसका पीएच वैल्यू पूछी जाती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 7 होती है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। जल जिन जो विलयन है उनका पीएच मान 7 से जो है वो कम होता है, वे कैसे होते हैं? वो अम्लीय होते हैं। और जिन विलयों का जो विलयन है उनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय कहलाते हैं। आप पीएच स्केल देखेंगे तो इस प्रकार से होती है। बीच में आप देखेंगे तो आपका उदासीन होता है, और इनके इधर और उधर जाने पर अम्लीयता और जो क्षारीयता है वो आपकी बढ़ती घटती है। वही चीज यहाँ पर बताया गया कि पीएच मान 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय है, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो आपका क्षारीय है। आगे बात करते हैं अम्लों के कुछ गुणों की। तो प्रबल अम्ल अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि
त्वचा आदि को जो है वो गलाकर नष्ट कर सकते हैं। इतना जो है उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। अम्ल आप जानते भी ना एसिड को कहते हैं, तो एसिड क्या करता है, गलाने का ही तो काम करता है। अगर कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़ा क्या होता है, जल जाता है उतना ही। अगर लकड़ी पर पड़ जाए तो लकड़ी क्या होती है, उतनी ही सी जो है वो जल जाती है। तो ये सभी आपके जो है पहले पॉइंट में बताया गया। अम्लों के स्वाद की बात करें तो खट्टा होता है। अब ये नहीं मतलब एसिड लेकर उसको चखने लगे, केवल आपको प्रकृति याद रखनी है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। फिर तीसरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इस चीज को आपको जो है वो याद रखना है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कलर कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो जिसका जस्ट अपोजिट करते हैं। तो अम्ल या क्षार में से अगर कोई भी आपको एक याद है तो आप आसानी से जो है वो याद रख सकते हैं। अब याद अगर आप देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अम्ल लिखते हैं तो लास्ट में आपका ला वर्ड आता है। तो लास्ट में ही जो नीले को लाल कर रहा है, लास्ट में ही आपका लाल में भी ला आ रहा है। तो लास्ट में जो वर्ड आ रहा है समझ लीजिए उस कलर में वो चेंज कर रहा है। जैसे अम्ल कहेंगे तो वो लाल कर देता है, तो किसको करेगा, जाहिर सी बात है नीले को करेगा। चौथा पॉइंट है अम्ल जल में जो है वो विलय होते हैं। तो अम्ल जो है वो जल में विलय होते हैं। और पांचवा पॉइंट है अम्ल जो है वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी जो है वो मुक्त करते हैं। अभी हमने एक ऊपर आपका केमिकल रिएक्शन भी देखी थी इसके संबंध में। तो इतने केवल 5 पॉइंट हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर कोई इनके गुणों से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से जो है वो आ सकता है। जिस प्रकार अम्लों के गुण देखे इसी प्रकार क्षारों के गुण भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला गुण है कि प्रबल क्षार भी लकड़ी हो गया, कागज हो गया, त्वचा हो गया, इनको नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो प्रबल अम्लों की तुलना में जो है वो कम होती है। क्योंकि मैंने बताया ना, प्रबल क्षार अलग है और प्रबल अम्ल अलग है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी क्षमता रखते हैं पर अगर कंपैरिजन करेंगे प्रबल अम्ल से तो वहां पर जो है वो कम होती है। इनका स्वाद जो है वो तीखा होता है और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। वहां पर हमने देखा था अम्लों का स्वाद कैसा था, तो अम्लों का स्वाद खट्टा था। क्षारों का स्वाद कैसा है, तो तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला है। तो ये दोनों में ऐसे डिफरेंस करके भी आप याद रख सकते हैं। तीसरा आपका है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मैंने बताया ना कि जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये लाल को नीला करते हैं। यानी कि जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपको एक याद है तो दूसरा जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद रहेगा। और फिनोप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। इस पॉइंट को भी आप जो है वो याद रख सकते हैं कि फिनोप्थिलीन जो है उसके साथ ये गुलाबी रंग जो है वो देते हैं। चौथा पॉइंट है आपका और लास्ट होगा कि ये साबुन जैसे चिकने और जल में जो है वो विलय होते हैं। जैसे हमने वहां भी देखा था अम्ल में कि वो जल में विलय होते हैं, घुल जाते हैं, वैसे क्षार भी जो है वो जल में विलय होते हैं और साबुन जैसे ये चिकने होते हैं। यानी कि इनकी प्रकृति की बात जो है वो की गई है। तो ये आपके गुण हो गए। अब बात करते हैं उदासीनीकरण। ये जलीय आपका नहीं हाईलाइट है, यहाँ उदासीनीकरण आपकी जो है वो ये हेडिंग है। क्या होता है उदासीनीकरण, तो जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। यानी कि अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है, अगर एक लाइन में याद रखना है तो बस इतना सा याद रख सकते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण जो है वो कहते हैं। आसान है। अब जैसे अम्ल हम बात करें तो यहाँ पर जो आयन दे रखा है ना, H प्लस दे रखा है तो H प्लस आयन हो गया। फिर आपका OH माइनस आयन तो OH माइनस आयन हो गया। तो इससे क्या बनेगा, तो इससे आपका H2O बनेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो हो जाएगी। जिस प्रकार उदासीनीकरण होता है इसी प्रकार लवण भी आपसे पूछा जाता है, तो उसको भी समझ लीजिए और इसकी भी रासायनिक अभिक्रिया पूछ ली जाती है। तो लवण की बात करें तो किसी अम्ल और क्षारक की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उससे प्राप्त आयनिक ठोस को ही हम लवण कहते हैं। अभी हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझा, तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, कोई अम्ल हो गया कोई क्षार हो गया, उसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई तो उससे प्राप्त एक आयनिक ठोस होता है उसको हम लवण कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि NH3 आपका ये क्या है, ये आपका क्षार है। अम्ल की बात करें तो आपका HCl हो गया। अब ये मिलकर क्या बनाएगा, तो NH यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक H है तो ये वाला H इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा और Cl आपका बचा ही तो NH4Cl बनेगा। तो NH4Cl क्या है, ये आपका लवण है। तो ये चीज यहाँ पर बताने की बात की गई है कि प्राप्त आयनिक ठोस जो है यही आपका लवण जो है वो हो जाता है। तो लवण हो गया आपका। एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं फिर हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस जो केमिकल रिएक्शन है इसको जरूर रट लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। NH4 नहीं NH
NaOH, ये आपका क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH जो है इसमें आप HCl अगर मिलाएंगे तो NaOH क्या है? ये आपका एक क्षार है। यहाँ पर OH माइनस आयन से आप पहचान रहे ना कि ये क्या है? क्षार है। और HCl में H प्लस आयन है तो ये क्या है? ये आपका अम्ल है। और जब ये मिलते हैं तब क्या आपका बनता है? तो Na यहाँ पर है और Cl यहाँ पर है तो ये मिलकर NaCl बनाता है। तो NaCl आपका क्या है? ये आपका लवण है, सोडियम क्लोराइड। और बचता क्या है आपका? तो H2O जो है वो अलग होता है। H2O क्या है? ये आपका जल है। तो ये अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। हो सकता हो लवण की जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए। हो सकता हो यहाँ पर नाम दिया जाए कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया होती है तो क्या बनता है? ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपका NaCl और H2O बनता है, आप याद रख सकते हैं। तो टॉपिक यानी थ्योरी अभी समाप्त नहीं हुई है इस चैप्टर की। आगे वाली क्लास में हम जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो अम्ल क्षार लवण है उसका क्या रासायनिक सूत्र होता है, क्या उसका कार्य होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। पर अब हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और टोटल हम यहाँ पर 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे और इन प्रश्नों के अलावा अगली वाली क्लास में भी हम प्रश्नों को प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। पर सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो सभी लोग लाइक ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। और शेयर अगर कर सकते हो किसी को तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सकें। बाकी पहला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऐसे अम्ल जो कि जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं या कह सकते हैं फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। यानी अगर हम केवल बात की जाए तो आपके H प्लस आयन देते हैं, पर अगर दुर्बल की बात कर दी जाए तो यही जो आयन दे रहे हैं ये कम देंगे तो वो दुर्बल हो जाएंगे। तो ये आपका आते कौन कौन से हैं? तो वही यहाँ पर ऑप्शन में 4 दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसमें से दुर्बल अम्ल जो पूछा गया था। और कौन कौन से होते हैं सिट्रिक अम्ल के अलावा? एसिटिक अम्ल आपका होता है, फार्मिक अम्ल होता है। कौन कौन से? एसिटिक अम्ल होता है आपका, टा में तो आपकी छोटी की मात्रा लगेगी, एसिटिक अम्ल हो गया। और आपका फार्मिक अम्ल हो गया और आपका सिट्रिक अम्ल हो गया। तो ये एग्जाम्पल आप जो है वो याद रख सकते हैं। कार्बोनिक अम्ल हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। आंसर यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा जो कि सिट्रिक अम्ल जो है वो यहाँ पर हमने लिखा भी है। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न कि नींबू में एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक ना एक उठा लिए जाते हैं। आपने देखा होगा भी कौन सा एग्जाम हुआ था उसमें एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आए भी थे, काफी कंफ्यूज भी लोग हुए थे। तो लैक्टिक, मैलिक, सिट्रिक, टार्टेरिक। नींबू में अगर बात करें तो आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। सिट्रिक अम्ल ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है जो जितने भी आप अधिकतर खट्टे देखते हैं जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया और जितने भी खट्टे फल देखते हैं वो सब आपके इसमें ही यानी सिट्रिक एसिड जो है उसमें होता है। यही आपका सही होगा। अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये जो है वो किस में पाया जाता है? मैंने कई बार बताया है कि दूध जो है वो लीटर में मापा जाता है और लीटर से ही लैक्टिक वर्ड जोड़ सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड दूध में जो है आपका पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड जो है आपका ये इमली में पाया जाता है तो ये आपका इमली जो है वो सही हो जाएगा। और जो मैलिक एसिड है ये आपका जो है वो सेब में जो है वो पाया जाता है तो ये आपका सेब जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर सिरका आपसे पूछा जाए, सिरका बहुत पूछा जाता है, तो सिरका जो है आपका एसिटिक एसिड जो है आपको एकदम रट के रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। एसिटिक अम्ल आपका सही होगा। दही पूछा जाए तो लैक्टिक एसिड ही हो जाएगा क्योंकि दूध दही सब उसी में आ जाएगा। और आपका टार्टेरिक एसिड में इमली के अलावा कच्चा आम जो है वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा चाय पूछा जाए तो चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में जो है आपका टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल जो है आपका होता है। अगला देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न कि कैल्शियम
सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है? एप्सम लवण, जिप्सम, नीला थोथा, पोटेश, फिटकरी। पोटेश नहीं होता, पोटास होता है और पोटेश भी लिखा जाता है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट जो है आपका जिप्सम सही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो आपका होता है CaSO4 डॉट CaSO4.2H2O। ये जो है आपका सूत्र होता है, इसी को कहा जाता है जिप्सम। तो इसलिए जिप्सम आपका सही हो जाएगा। ये एक श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ होता है और इसके जो अणु होते हैं उनकी बात करें तो इसके अणु के दो अणु रवाकरण के रूप में जो है वो रहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर 120 डिग्री सेल्सियस जो है इस तक इसको गर्म किया जाए तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी जो है वो कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें जो है वो परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो ये CaSO4 डॉट जो 2H2O देख रहे हैं ये आपका हाफ H2 बन जाता है। तो सूत्र तब बदल जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जिप्सम की अगर यूज की बात करें कहाँ होता है तो इसका यूज एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मैंने बता दिया, उसके अलावा अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी यूज किया जाता है। क्या यूज में? तो अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में इसका यूज किया जाता है। दो इसके काम भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न कि आंसू का पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.4, 8.5, 6.0, 6.3। तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसू कैसे होते हैं? अगर आप देखेंगे इसका स्वाद देखेंगे तो हल्के से नमकीन टाइप के होते हैं। तो आप उसको अगर प्रकृति में रखेंगे तो अम्लीय क्षारीय में, तो क्षारीय प्रकृति के जो है ये होते हैं। और क्षारीय प्रकृति की अगर बात करें तो पीएच स्केल जो होती है वो आपकी 7 से कम होती है या 7 से ज्यादा होती है? तो आप कहेंगे कि 7 से ज्यादा होती है। तो आंसर ये जितने भी कम वाले हैं तो पहले कट जाएंगे, या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी होगा। और ए और बी में अगर आंसर की बात करें तो 7.4 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इनका पीएच वैल्यू 7.4 और रेंज भी रहती है, कहीं कहीं पीएच 6.5 से लेकर के 7.6 तक इस रेंज में रहता है, ऐसा भी इसमें लिखा रहता है। बाकी आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए वाला सही होगा। पांचवा प्रश्न है खाद्यान्न जो है उनके संरक्षण के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का या सोडियम बेंजोएट का? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। खाद्यान्न के संरक्षण के लिए, या आप देखते हैं जो अचार खराब ना हो उसके संरक्षण के लिए, तो जो यूज में लाया जाता है वो लाया जाता है सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा। सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है इसका NaC7H5O2। ये इसका सूत्र होता है और इसका यूज किया जाता है खाद्यान्न जो है उनके संरक्षण के लिए। तो बस आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूत्र आप चाहें तो याद रख सकते हैं, वैसे अधिकतर नाम ही पूछा जाता है जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। छठा प्रश्न है कि फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद पीएच यहाँ पर 3 होना चाहिए, पीएच 3 तथा NaH2PO2 जो है वो देता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो एक उदाहरण जो है वो किसका है? ऑक्सीकरण का, अपचयन का, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का, या फिर उदासीनीकरण का? तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी कि P4+3NaOH प्लस 3H2O, इसको आप गर्म करेंगे और वातावरण कैसा होगा? तो अक्रिय जो गैसें होती हैं उस एटमॉस्फेयर में, तो आपका प्राप्त होगा PH3+3NaH2PO2, जो कि यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है। तो ये आपका दे रखा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण जो संख्या है उसमें कमी आ रही है और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो रही है। तो ये दोनों ही आपका यहाँ पर सही होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन का आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो 7 कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण, अभिकरण
प्रेरणक। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो क्या कहलाती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर ऑक्सीकरण जो है वो सही होगा। ऑक्सीकरण वो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत जो ऋणात्मक अवस्था होती है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण जो है वो कहलाती है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे अगर इसको आप दर्शाना चाहें तो जैसे Na है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस प्रकार से अलग होगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने की। इसी प्रकार Zn के साथ भी आप दर्शा सकते हैं Zn2+ और यहाँ पर इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है इसको क्या कहा जाता है। खारा जल, भारी जल, मृदु जल या फिर संक्रमित जल। खारा जल इंग्लिश में हम कहते हैं हार्ड वाटर को, और जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग भी वही आपका ए वाला ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है इनको हम खारा जल भी कहते हैं या कठोर जल के नाम से भी जाना जाता है। तो कठोर जल अधिकतर जगह देखने को मिलता है, तो इस तरीके से भी इसको याद रखिएगा। कठोर जल की ये आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज होते हैं, ये उसमें बुराई होती है कि वो जल पीने के लिए भी अच्छा नहीं होता है, कपड़े धोने के लिए भी अच्छा नहीं होता है, खाना पकाने के लिए भी नहीं योग्य होता है। और इसमें क्या ऐसा होता है जिसके कारण ये झाग नहीं बना पाता है, तो आप कहेंगे कठोर जो जल होता है उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं उनका जब तक पूरी तरीके से अवक्षेपण नहीं हो जाता है ना तब तक कठोर जल साबुन के साथ झाग जो है वो नहीं बना पाता है। तो ये इसका रीजन होता है, तो आंसर यहाँ पर खारा जल वाला सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त जो है वो किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है वो यहाँ पर जो है वो बताना है। लाइकेन, केचुए, चींटी, शैवाल। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो प्राकृतिक जो सूचक है लिटमस पेपर वो आपका प्राप्त किया जाता है लाइकेन के जो है वो द्वारा। तो यही आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइकेन जो है किसका परिणाम है, तो आप कहेंगे कवक और शैवाल का जो है वो परिणाम है। कवक और शैवाल का जो है ये सहजीविता जो है उसके संबंध को दर्शाता है। अगला देखते हैं, मैंने बताया भी दोनों एक दूसरे को हेल्प देते हैं। 10वां प्रश्न आपका है कि विद्यार्थी एबीसीडी हैं, इन्होंने सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। तो ए विद्यार्थी है, सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव क्या हुआ, नीले रंग में बदल जाता है। सूखे नीले जो लिटमस पत्र है उस पर प्रभाव लिखा है कि कोई बदलाव नहीं। इसी प्रकार बी वाला विद्यार्थी कोई बदलाव नहीं। इसी प्रकार सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव देखेंगे तो लाल रंग में बदल जाता है। कुल मिलाकर आपको बताना यह है कि किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन जो है वो सही है। मैंने बताया था कि लाल नीले में कब होता है, नीला कब लाल में होता है, वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से जो है वो आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी है जो है आपका ए और ऑप्शन डी है आपका बी। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला जो कि डी दे रखा है ये आपका सही होगा कि कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होगा जब सूखे लाल रंग या नीले लिटमस पेपर पर ठोस बेकिंग सोडा अगर रगड़ा जाता है, जो कि ऊपर वहां पर लिखा हुआ है। इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ये कोई भी क्रिया ही नहीं करता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो नमी की उपस्थिति में ही लिटमस पेपर पर प्रभाव डालता है, और जब क्रिया ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें कोई भी प्रभाव भी नहीं डालेगा। तो ए डी वाला आपका ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा। 11 प्रश्न है कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी जाती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण या कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही होगा, यानी कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है इसका मिश्रण। तो यही आपका सही होगा। और जो हरे रंग की बात की गई वो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है, वही चीज लिखा है कॉपर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो है आपका होता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12, जंग लगना एक प्रक्रिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। अपचयन, ऑक्सीकरण या फिर अपचोपचय या फिर विस्थापन, कौन सा सही होगा। जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो जंग लगना एक
ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसको एकदम रट के रखिएगा। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस अभिक्रिया में होता क्या है, पदार्थ में ऑक्सीजन मिल जाता है और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे उस पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम हो जाते हैं और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। उसके परिणाम देखने को ये मिलता है कि जो आयन होता है उस पर धनावेश बढ़ जाते हैं और उसका प्रभाव देखने को मिलता है जो फेरस आयन होते हैं आपके, जिसको हम Fe2+ से दर्शाते हैं, 2++ फेरस आयन, ये आपके बदल जाते हैं फेरिक आयन में। बस यहाँ पर आपको मेन पॉइंट इतना सा जो है वो याद रखना है और इसमें Fe3+ आयन जो है वो होते हैं। और जो यहाँ पर जंग लगना कह रहा है, तो जंग का क्या सूत्र होता है, तो ये होता है Fe2O3H2O, ये जो है इसका सूत्र हो जाएगा या इसके नाम से जाना जाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 13 प्रश्न की कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसके पीएच मान संभवतः कितना होगा, 1, 4, 7 या 10। तो लाल को नीला कर रहा है तो यानी कि अम्ल है कि क्षार है, तो बिल्कुल आपका ये क्षारीय प्रकृति का है और क्षारीय प्रकृति का है तो इसका जो लेवल होगा वो कितने से कम या ज्यादा होगा, तो बिल्कुल 7 से ज्यादा होगा, इसलिए आंसर आपका 10 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा हमारा, इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, SnO2, CaO, SiO2 या CO2, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जो है वो पूछा गया है। उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या है कि जो ऑक्साइड जो प्रबल क्षार हैं उनके प्रति अम्ल के सदृश और प्रबल अम्लों के प्रति क्षार के सदृश व्यवहार करते हैं, उनको कहते हैं उभयधर्मी, यानी दोनों में कॉमन होते हैं। नाम में उभय भी वर्ड जुड़ा हुआ है, उससे भी आप पहचान सकते हैं। तो इसमें आंसर की बात करते हैं तो आपका SnO2 जो है, यही वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक और एग्जांपल होता है PbO, ये भी उभयधर्मी में जो है वो आता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो, लाइक अभी तक ना किया हो तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर कोई अपडेट वगैरह होती है तो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, बताइए कौन सा सही होगा। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का यूज किया जाता है, अच्छा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका जो है यहाँ पर सही होगा। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, तो बताइए किसमें पाया जाता है, बिल्कुल टमाटर में जो है ये पाया जाता है। और स्टार्टिंग में क्वेश्चन आए थे अम्ल से संबंधित, वहां मैंने बता भी दिया था कि सिरका पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल वाला शायद नहीं बताया था, तो चींटियों में जो चींटियों का जो डंक होता है उनमें पाया जाता है। बाकी लगभग जो मेन मेन रिपीट होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए थे। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि सिरके में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, बी ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, सी ऑप्शन है मैलिक एसिड और डी ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो जरूर आसानी से आप आंसर बता ले जाएंगे। तो वीडियो के मेन कमेंट में आंसर अपना बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, और जो ये टॉपिक वाइज वीडियो सुपर डेट के लिए देख रहे हैं जिसमें हम प्रश्न भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।